अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। कल आखिरी बात क्या लिखी थी? हाँ ठीक है ठीक है। रिकग्निशन बस। अच्छा, कल का एक रिकैप। हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे एसेट्स जो आप अब तक बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर इन नामों से जानते थे। इन सब में कॉमन बात क्या है? ये टेंजिबल एसेट्स हैं, 1 साल से ज्यादा चलेंगे और बिजनेस इनसे फायदा लेता है, या तो किराए पे देके, या यूज करके, या गुड्स सर्विसेज बना के। और इन सबको मिला के हम कहते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। रिकग्निशन ये बताई थी कि इनको हमने नॉर्मली एसेट ही कहना होता है, लेकिन दो बातें तसल्ली कर लेनी चाहिए। एक बात, इट इज प्रोबेबल कि फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, और दूसरी बात, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। फिर इसमें मैंने आपको 3 बातें और बताई थी। एक कहा था कि कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। फिर एक चीज बगैर समझाए बताई थी कि मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट वो कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। डी रिकग्निशन पढ़ाते हुए बताऊंगा। और एक बात ये की थी कि अगर सब्सिक्वेंट खर्चा यानी खरीदने के बाद कभी खर्चा मेंटेन करने के लिए है तो वो एक्सपेंस है, और अगर इंप्रूवमेंट आ जाएगी तो एसेट है। ये कल तक की बातें। मेजरमेंट, रिकग्निशन जैसे एक हेडिंग दी थी तो मेजरमेंट। और तकरीबन सब आईएएस में ये नाम होता है, और इसका मतलब होता है जिस टॉपिक का आईएएस है तो उसकी वैल्यू क्या रखनी है, वैल्यू ऑफ पीपीई। ये मेजरमेंट ने सिखाना है। मेजरमेंट में 2 बातें हैं। एक है इनिशियल मेजरमेंट और एक है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब है कि जब हमने किसी एसेट को पहली दफा रिकॉर्ड करना है तो कितनी अमाउंट पे, एट इनिशियल रिकग्निशन। और पीपीई की लाइफ मल्टीपल ईयर्स है ना। तो जहां उनकी जिंदगी में उनके सालगिरह आया करेंगी, तो उनकी जिंदगी में हर साल एसओएफपी भी आया करेगी। तो एसओएफपी में इनको किस अमाउंट पे रखना है, ये सब्सीक्वेंट मेजरमेंट है। इनिशियल मेजरमेंट यानी पहली दफा जब एसेट को रिकॉर्ड करना है तो किस अमाउंट पे, कॉस्ट पे। और उसके बाद हर एसओएफपी में किस अमाउंट पे आना चाहिए, इसके लिए आईएएस की तरफ से 2 इजाजतें हैं। एक इजाजत कहलाती है कॉस्ट मॉडल और एक इजाजत कहलाती है रीवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, ये जो इजाजतें हैं ना, ये कंपनी की मर्जी है, इनमें से जिसको मर्जी फॉलो करे, लेकिन whichever model is selected, it is applied to whole class। यानी अगर बिजनेस ने फैसला किया कि प्लांट एंड मशीनरी को कॉस्ट मॉडल पे चलाना है तो फिर सारी प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट मॉडल पे चलेंगी। और अगर ये फैसला किया कि बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे चलाना है तो फिर उस बिजनेस के पास जितनी बिल्डिंग्स हैं सब रिवैल्यूएशन पे होंगी। ये नहीं हो सकता कि एक बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन, एक के लिए कॉस्ट मॉडल। जो भी इनमें से चूज करना है वो पूरी क्लास के लिए। और इन मॉडल्स का जवाब क्या है, यानी एसओएफपी में किस अमाउंट पे एसेट शो होगा, तो वो होगा कॉस्ट लेस, ये बचपन में पढ़ा होगा कहीं, लेस एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन। और भी कुछ पढ़ा है? एंड नहीं, इंपेयरमेंट लॉस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो होगा तो कॉस्ट की जगह वर्ड आ जाएगा रीवैल्यूड अमाउंट, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस।
अच्छा, ये मैंने ना आपको पूरे आईएएस का नक्शा खींच के दिया है। अब हमने डिटेल में कॉस्ट पढ़नी है, डेप्शन पढ़नी है, रिवैल्यूएशन पढ़नी है। अब ये सारा ऑनवर्ड डिटेल में चलना है। अभी बस एक कह लें नक्शा बना के दिया, इतना लिखें। फिर मैं आपको ना इनके ये जो एंड आंसर निकला है, मेरे पास जगह कम है, लिख तो मैं दूंगा, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। इसको क्या कहते हैं वो मैं बताता हूं। चले ख्याल में लिख के देता हूं जिसको नजर आ जाए। इसको कहते हैं कैरिंग अमाउंट। इस नेट आंसर को कैरिंग अमाउंट कहते हैं। यहां तक लिखें तो मैं आपको एक से एक दो नाम और बताता हूं कैरिंग अमाउंट के। ये लिखा। अच्छा, कैरिंग अमाउंट के ना, चाहे वो ये है चाहे ये है, कैरिंग अमाउंट को नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं। नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। और इसको WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV ये भी कहते हैं इसको। ज्यादा ऑफिशियल नाम वैसे कैरिंग अमाउंट ही है। ये नोटेड। अच्छा, मेजरमेंट का मतलब है पीपीई की वैल्यू क्या होगी। इनिशियल मेजरमेंट पहली दफा रिकॉर्ड होगा तो कितनी अमाउंट पे, कॉस्ट पे। सब्सिक्वेंटली हर बैलेंस शीट में क्या हुआ करेगा, कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट में से ये चीजें माइनस करेंगे, रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूड में से ये चीजें माइनस करेंगे। रिवैल्यूड अमाउंट क्या होती है पढ़ाऊंगा। अच्छा, अभी चूंकि मैंने नक्शा बनाया ना, तो आप अभी ही लिख लें कहीं नुक्कड़ में कहीं कि इंपेयरमेंट लॉस IAS 36 में पढ़ाऊंगा। अभी उस पर मजीद बात नहीं होगी। मैंने लिख तो दिया इंपेयरमेंट लॉस, लेकिन ये IAS 36 है।
तो ये अलग से पढ़ाऊंगा। IAS 16 में मजीद जिक्र नहीं कर रहा है इसका। अच्छा, अब से ऑनवर्ड ना ये एक नक्शा मैंने बनाया है। मैं आपको कॉस्ट की डिटेल बताने लगा हूं, फिर जब कॉस्ट पक्की हो जाएगी फिर हम लोग डेप्रिसिएशन पे चलेंगे, डेप्रिसिएशन पढ़ते ही जाएंगे पढ़ते ही जाएंगे पढ़ते ही जाएंगे, फिर हम लोग रीवैल्यूएशन पे चलेंगे। तो पहले करते हैं कॉस्ट की बात। कॉस्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यह है कि हमें इस पीपीई को इस्तेमाल करना था ना, फर्नीचर को इस्तेमाल करना था। फर्नीचर का इस्तेमाल क्या था? यूज करना था। अच्छा, कहां इस्तेमाल करना था? दुकान पे खरीदा, वहीं कुर्सी डाल के बैठ जाए? नहीं, ऑफिस तक लाना है। अच्छा, ऑफिस तक लाने के लिए गाड़ी करानी पड़ेगी। ऑफिस हमारा 10वें फ्लोर पे है, तो फिर 10वें फ्लोर तक ले जाना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह से एसी को यूज करना था, किस लिए? ठंडी हवा चाहिए थी। तो दुकान पे खरीदा और खरीदते ही ठंडी हवा आनी शुरू हो गई? नहीं, उसको वहां से यहां लेके आएंगे, दरवाजे पे उतारा, ठंडी हवा आनी शुरू हो गई? नहीं, फिर उसको ऑफिस तक लेके आएंगे, फिर ठंडी हवा आनी शुरू हो गई? नहीं, फिर इंस्टॉल कराएंगे। ये सारा खर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि पीपीई को हमने यूज करना है। तो यूज करने के काबिल बनने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सब हमें उसकी कॉस्ट ही पड़ेगी। तो कॉस्ट होती है जी, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश पेड। और अच्छा, कैश पेड हो सकता है 2-3 महीने बाद देने हो, यानी उधार पे भी हो सकता है 2-3 महीने बाद भी देने होंगे, तो देने तो पैसे ही होंगे ना। तो अमाउंट ऑफ कैश पेड और फेयर वैल्यू, बल्कि और की बजाय मैं प्लस कह देता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन given to acquire or construct the asset। तो कॉस्ट है कि हमें एसेट कितने का पड़ा, मतलब हमारी जेब से पैसे कितने गए। और ये जो मैंने बात लिखी है ना, ये चीज मैं आपको बता सकूंगा, इट विल बी डिस्कस्ड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। कुछ 4-5 क्लासेस बाद ना मैंने एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पढ़ाना है आपको, बल्कि 4-5 से भी ज्यादा क्लासेस के बाद एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, ये तब एक्सप्लेन करूंगा। यानी अभी इस वक्त फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन नहीं भी समझ आता है, इग्नोर करें। बस आप समझें कि जो हमारी जेब से पैसा जा रहा है एसेट को लेने या बनाने के लिए, वो उसकी कॉस्ट है। अभी जो मैंने मिसालें दी कि एसी लगाना है, तो एसी को इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए मेरी मिसाल में कहां कहां खर्चा करना पड़ रहा है? अरे इंस्टॉल करने तक पहुंच गए, खरीद तो ले, पहले खरीद लिया, ट्रांसपोर्ट करके यहां तक ले आए, इंस्टॉल कर लिया। तो अब ये तीनों काम के पैसे एक ही बंदे को दे रहे हैं? नहीं जरूरी। ये तीनों काम के पैसे उसी वक्त फौरन सेम डे सेम टाइम हो रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कि सीरीज ऑफ खर्चे हो सकती है, लिस्ट ऑफ खर्चे हो सकती है, उन सबको मिला के कॉस्ट बनाई जा सकती है। तो इसको कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट में शामिल क्या क्या करना है। ये पढ़ा हुआ इंट्रो में? हाँ पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। कोई मिसालें याद हो तो हैं? फिर इंस्टॉलेशन, वो खरीद तो ले, पहले परचेज कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन,
कैरेज, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये तो कॉस्ट वाली लिस्ट बताते हैं। हाँ सही है। चले लंबी लिस्ट है, लिखवाता हूं। जो समझाने वाली बातें होंगी वो समझा भी दूंगा, और जो नाम से ही पता चल जाएगा वो बस लिखवाता जाता हूं। तो कंपोनेंट्स की ना एक लंबी सी लिस्ट लिखवाता हूं। ये मेजॉरिटी नाम वही होंगे जो स्टैंडर्ड में लिखे हुए, फिर भी कुछ नाम मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दूंगा। ले जी लिखें, लिस्ट बता रहा हूं जो जो खर्चे शामिल करते हैं। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, अच्छा परचेज प्राइस के साथ लिख लें लेस डिस्काउंट्स, परचेज प्राइस लेस डिस्काउंट। लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट लिख रहा हूं, लिस्ट की शक्ल में लिखिएगा। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इंप्लॉय कॉस्ट, इंप्लॉय कॉस्ट, ये क्या लगता है नाम से? जो हमारे वर्कर्स, यहां तक कि इंप्लॉइज भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अपना टाइम लगा रहे हैं, उस टाइम की उनकी इंप्लॉय कॉस्ट। इसमें हमारे वो वर्कर्स दिहाड़ी वाले, उनकी भी वेजेस आ जाएंगी। और अगर मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय है जिसको पर मंथ हम सैलरी देते हैं 1,00,000 रुपए, और वो 3 महीने पूरे के पूरे 3 महीने इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में ही काम में बिजी है, तो 3 महीने की तनख्वाह वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो इंप्लॉय कॉस्ट में दिहाड़ी वाले मजदूर भी आ गए और इंप्लॉइज भी आ गए, जितना टाइम वो दे रहे हैं। दोबारा, इंप्लॉय कॉस्ट में उन वर्कर्स की भी वेजेस आ गई जैसे मजदूर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं, और उन इंप्लॉइज की भी सैलरी आ गई उस टाइम पोर्शन की जितना वो इस एसेट की कंस्ट्रक्शन में टाइम दे रहे हैं। बस जबानी याद हो गया है ना, कोई जरूरत ही नहीं लिखने की। इंप्लॉय कॉस्ट के साथ ब्रैकेट में ये कहानी लिख लेना, जो हमने मजदूर लाने हैं उनकी दिहाड़ियां भी इसमें शामिल होंगी, और जो हमारे इंप्लॉइज हैं उनकी भी उस टाइम पोर्शन की सैलरी, जितना टाइम पोर्शन वो इस एसेट की कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे। अच्छा, अब अगर एक एम्प्लॉय है, उसने 3 महीने इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही काम किया, तो उसकी 3 महीने की सैलरी इस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, और वो सैलरी एक्सपेंस फिर से बनेगी? नहीं, फिर वो एक्सपेंस नहीं बन रही होगी ना, वो इस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो रही होगी। तो उन 3 महीनों की सैलरी फिर एक्सपेंस नहीं आ रही होगी। ये एम्प्लॉय कॉस्ट के बाद ये कहानी भी लिखनी थी ना। लिखे 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 लिखे। लिखी? चलें अगली मिसाल, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। ये क्या लगता है नाम से, या नहीं पता लगता? हमने एसेट को जिस जगह लाकर रखना है, हो सकता है उसके लिए कोई फाउंडेशन बनानी पड़े, उसके लिए कोई ड्रेन सिस्टम बनाना पड़े, कोई तारों का सिस्टम बनाना पड़े, जैसे कोई अलमारियां फिट करनी है तो उसके लिए हो सकता है जमीन का स्टैंड बनाना पड़े। तो वो साइट यानी जगह की तैयारी, तो साइट प्रिपरेशन है जहां लाकर एसेट को इंस्टॉल करना है, उस जगह की तैयारी। ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट।
ये क्या लगता है नाम से? अगर एसी खरीदना है तो फिर कंधों पे उठा के तो नहीं ला सकेंगे, तो उसको किसी गाड़ी पे ट्रक के रख के लाना पड़ेगा। तो वो अच्छा चाहे किसी और मुल्क से क्यों ना आ रहा हो, वहां से खरीद के ऑफिस तक लाने का सारा खर्चा, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, कैरेज भी कह सकते हैं, फ्रेट भी कह सकते हैं, सब एक ही बात है। ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, फ्रेट, यानी एसेट को लेके आने का किराया। हाँ जी लिखा। अगली चीज इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। असेंबली क्या होती होगी? सुबह सुबह बच्चों की होती है असेंबली कॉस्ट। पार्ट्स को असेंबल करने पे बहुत सारे पार्ट्स होंगे, उनको कुछ टेक्नीशियंस लाके उनको असेंबल करना होगा, तो इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग कॉस्ट। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। नेक्स्ट टेस्टिंग कॉस्ट। टेस्टिंग कॉस्ट ये क्या होगा? हमने जो डिजाइन बनाया, जो प्लांट एंड मशीनरी थी, उसको जब सब फिट कर लिया तो पता तो चले कि सही फिट हुआ है कि नहीं। हमने शुगर प्लांट सारा सेटअप किया था, तो कैसे पता चले कि सही है? चीनी बना के देख लेंगे कि चीनी बनती है कि नमक बन रहा है, तो हम बना के देख लेते हैं। तो ये जो सारा अच्छा सारा खर्चा, इस पे क्या खर्चा होगा टेस्ट करने पे? है अच्छा, इसमें ना थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और फिर उसके बाद एग्जाम का हल बताता हूं। टेस्टिंग कॉस्ट कैसे पता चलेगा कि प्लांट मशीनरी सब सही बन गई है? जो चीज बनाने का प्लांट है वो बना के देख लेंगे ना। अच्छा बना के देख लें तो 2-4 टन बना लेते हैं, बहुत सारे बना लेते हैं, ये थोड़े से बना देखेंगे, खर्चा क्या होगा इसमें? ठहरे एक मिनट, हो सकता है हम खुद टेस्टिंग करें, हो सकता है इनके एक्सपर्ट्स को बुलाएं, और ये तो बात की बात है ना कि वो प्रोडक्ट बना के देख लें। हो सकता है पहले वो मुख्तलिफ वायरिंग चेक करें, कुछ और वोल्टेज वगैरह चेक करके कुछ भी और टेस्ट करके देखें हाँ ये ठीक है, और उसके वो हमसे पैसे लें। अच्छा चलो एक मिसाल तो मैंने खुद ही बता दी, क्या क्या खर्चा होगा? एक तो भी खुद बोल दी मैंने, जो एक्सपर्ट बुलाया होगा वो अपने काम के पैसे लेगा, और जो प्रोडक्ट बना के देखना है उस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा होगा, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेंगे, और प्लांट को चलाने का, प्लांट चला के देख रहे होंगे तो बिजली लगेगी, बिल्कुल सही है। अच्छा इसमें ना हम दो खर्चों को अलग अलग कर देते हैं, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। वो खर्चे जो प्रोडक्ट के सैंपल बनाने के खर्चे हैं, यानी हम अगर चलो 20-25 किलो चीनी बना के देखें तो उसमें लगने वाला मटेरियल, उस पर लगने वाली लेबर, उसी से रिलेटेड एफओएच, अगर आपने कॉस्ट पढ़ ली है या पढ़ रहे हैं तो इनका अलग अकाउंटिंग का तरीका है, और वो जो कंसल्टेंट को पैसे देने थे उसका अलग तरीका है। जो कंसल्टेंट को पैसे देने थे वो टेस्टिंग कॉस्ट है जो मैंने आपको लिस्ट में लिखाई है। जो सैंपल बनाने का खर्चा है वो तो प्रोडक्ट बन रहा है, वो तो इन्वेंट्री बन रही है, वो तो इन्वेंट्री बन रही है ना। तो वो जो सैंपल बना के चेक करने का खर्चा है, सैंपल बनाने का मटेरियल लेबर, वो तो इन्वेंट्री बनने लग गई। कंसल्टेंट को दिए जाने वाले पैसे वो टेस्टिंग कॉस्ट है जो उसमें ऐड होनी है। नहीं समझ आ रही? हमने जो प्रोडक्ट सैंपल बना के देखने हैं, तो जो कंसल्टेंट ने, सारे एक्सपर्ट ने अपनी सारी टेस्ट वगैरह लगा के देखनी थी, वायरिंग सारी ठीक है नहीं ठीक है, जैसे भी चेक करना है, उसके जो वो पैसे ले रहा है ये वो है जो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होने हैं। सैंपल बनाने का मटेरियल लेबर वो प्लांट में नहीं ऐड होना, वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट, इन्वेंट्री का हिस्सा बनेगा। बस जबानी याद हो गई बात। अच्छा अब सवाल में आपको कैसे पता चलेगा कि टेस्टिंग कॉस्ट दी है तो वो क्या है? तो बाय डिफॉल्ट वो कंसल्टेंट के ही पैसे हैं, यानी बाय डिफॉल्ट टेस्टिंग कॉस्ट करनी है ऐड। क्या चीज? रॉयल्टी किस बात की, किसको देनी है? हमने एक प्लांट खरीद लिया, अब बताएं रॉयल्टी किसको देनी है? अच्छा हमने प्लांट खरीदा है किसी ब्रोकर के थ्रू, तो उसको जो कमीशन देना है, आप बताएं वो प्लांट के लिए जरूरी खर्चा है कि नहीं? हाँ तो आएगा, अभी लिस्ट चल रही है, बिल्कुल आएगा। ये टेस्टिंग वाली कहानी मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया है, वो दोबारा सुन लें। टेस्टिंग यानी प्लांट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए कोई टेक्निकल टेस्टिंग भी हो सकती है, कंसल्टेंट उसके पैसे दे सकता है, वो है जो प्लांट की कॉस्ट में ऐड करना है। सैंपल यानी प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, वो तो मटीरियल लेबर है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। और एग्जाम क्वेश्चन में अगर इसका ब्रेकअप नहीं बताया तो टेस्टिंग कॉस्ट
बाय डिफॉल्ट कंसल्टेंट वाले पैसे हैं और वो होने हैं प्लांट में ऐड। हाँ जी, लिखा, पक्का लिख लिया। अच्छा, ये जो अगली बात बता रहा हूं ना, ये सब के लिए नहीं है, क्योंकि इसको सुन के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसको समझ आ जाए ये बात, वो लिखना चाहे तो लिख ले, वरना रहने देना। सबके लिए नहीं है, पहले पूरी बात सुन लेना। आज से ना कुछ 2 साल पहले, 2-3 साल पता नहीं, आईएएस के अंदर ये कहा हुआ था कि मैंने भी आपको ये मटेरियल लेबर अलग करा दिया ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट। 2-4 साल पहले होता था कि वो भी टेस्टिंग कॉस्ट का हिस्सा होता था, और वो सैंपल तो फिर हम बेच भी सकते थे ना, तो जितने के बेचते थे वो टेस्टिंग कॉस्ट में से ही माइनस करते थे। और अगर आपने इंट्रो में ये पढ़ा है, ऐसा पढ़ा, तो वो आपके सर आपको गलत पढ़ा गए होंगे, वो 2-3 साल पुरानी चीज पढ़ा गए। तो ये पहले होता था, अब ऐसा नहीं है। ऐसे पढ़ा है इंट्रो में आप, है ना, तो वो नहीं, सही नहीं है। ये 2-4 साल पहले बदल गई भी ये बात। तो पहले ये होता था कि जो इन सैंपल को बनाने का खर्चा, वो भी इसी टेस्टिंग में ही ऐड करते थे, और जितने के ये सैंपल बिकने थे वो इसी में से लेस करते थे, और नेट अमाउंट प्लांट की कॉस्ट में ऐड करते थे। अब ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट बनाने का खर्चा अलग से इन्वेंट्री, जितने का बेचेंगे वो सेल्स, यानी वो सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, सिर्फ कंसल्टेंट वाले पैसे प्लांट में ऐड होने। अब ये सही है। अगर ये कहानी समझे हैं तो लिखिएगा, अगर नहीं समझ आया तो बस रहने दे, जितना लिख लिया। ये बात बहरहाल पक्की है कि आप इंट्रो में अगर ये पढ़ाए हैं कि सैंपल बेचने से जो पैसे मिलेंगे वो प्लांट में से लेस होगा, तो नहीं, वो गलत है। वो 3 साल पुरानी बात है, अब नहीं होता ऐसे। लेकिन वो इंट्रो के टीचर्स ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ रहे होते ना, उनको जरूरत नहीं होती, तो फिर चेंजेस आने का उनको बातों का नहीं भी पता चला होता, तो इस वजह से वो पुरानी बात बता गए होंगे आपको। जी जी, प्रोडक्ट बन ही नहीं सका तो बस ठीक है, वो टेस्टिंग के अंदर ही कंज्यूम हो गया। मतलब वो फिर हमें टेस्टिंग से पता चला कि सब काम सही नहीं हो सका, वो तो सारा खर्चा इस टेस्टिंग पे ही लग रहा है, और फिर से हमने मशीन में थोड़ी बहुत चेंजेस की, फिर सब सही हो गया। तो सैंपल बनने से पहले पहले सब खर्च हो गया ना, तो ये सब टेस्टिंग है। फाइनली जो सैंपल बन जाएगा उसको उठा के स्टोर में रखेंगे बेचने के लिए, तो उस पर जो मटेरियल लेबर लगा है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट, और वो जब बिकेगा तो वो सेल्स। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूं। जो लिखना चाह रहे हैं, दिल कर रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहे। आपने अगर इंट्रो में यह पढ़ा है कि सैंपल की सेल प्लांट की कॉस्ट में से लेस होगी, तो यह गलत है। यह पुरानी बात है, 2-3 साल पहले यह बात बदल चुकी हुई है। अब ऐसा नहीं है। सही बात यह है कि सैंपल बनाने पे जो मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा आएगा वो प्रोडक्ट की कॉस्ट, इन्वेंट्री, जब बिकेगा तो वो कॉस्ट ऑफ सेल, जितने का बिकेगा वो सेल्स। इसका प्लांट की कॉस्ट से ताल्लुक नहीं है। प्लांट की कॉस्ट में वही कंसल्टेंट वगैरह के पैसे आने हैं बस।
हाँ जी, कहानी लिख ली। चलें लिस्ट में आगे चलें। अच्छा, ये मैं आपको ना इंग्लिश की बजाय उर्दू में बता रहा हूं ताकि जिसने अपने हिसाब से जितनी तफसील लिखनी है वो लिखे। अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं और वो बिल्डिंग बनाने में हम एक मशीन 4 महीने के लिए किराए पे लाते हैं, तो उस मशीन का 4 महीने का किराया बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। और अगर वो मशीन ओन्ड है तो दोबारा हम बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई मशीन चाहिए, कोई सीमेंट मिक्सर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो मशीन हम किराए पे ला रहे थे, 4 महीने के लिए वो बिल्डिंग में चाहिए, तो 4 महीने का किराया बिल्डिंग में ऐड होगा ना। अब दूसरा सवाल, किराए पे नहीं ला रहे क्योंकि हमारी ओन्ड है, मशीन ओन्ड है हमारी, तो अब क्या करें? तो उसकी 4 महीने की डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी। यानी अगर एक एसेट बनाने के लिए हमारा ही कोई और एसेट कुछ अरसे के लिए यूज हो रहा है, तो उस दूसरे एसेट की उस कुछ अरसे की डेप्रिसिएशन पहले एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। अगर हमारा एक एसेट बनाने के लिए हमारा ही दूसरा एसेट यूज हो रहा है, तो उस दूसरे एसेट की डेप्रिसिएशन पहले एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। कितने अरसे की? जितने अरसे वो उस पहले एसेट के लिए यूज हो रहा है। हाँ जी, लिख ली कहानी। चलें अगली आइटम, प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस ये क्या होगा? कोई आर्किटेक्ट है, कोई लॉयर है, कोई कमीशन जिससे एजेंट है, हम उसकी सर्विसेज ले रहे हैं एसेट खरीदने के लिए, तो उसको जो कमीशन जो फीस दे रहे हैं वो भी एसेट में ऐड होगी। प्रोफेशनल फीस यानी किसी भी एक्सपर्ट की सर्विसेज ले रहे हैं खरीदने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, तो उसकी फीस वो भी ऐड होगी। अच्छा, अगली आइटम जो है ना वो बहुत सारी चीजों को समेटने के लिए कवर कर रहा हूं, तो अगली आइटम लिखें लिस्ट में, ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स। ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स। आप समझे, मैं आपको एक कीमती जुमला बता रहा हूं, और भी कोई मिसाल हो तो आप इसको सामने रख के कर सकते हैं। ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स नेसेसरली इनकर्ड in bringing the asset to its ये प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन इन्वेंट्री थी, यहां नहीं है, टू इट्स इंटेंडेड वर्किंग कंडीशन, ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स इंटेंडेड वर्किंग कंडीशन। यानी हमने फर्नीचर खरीदा है लाहौर से, और हमारी ब्रांचेज हैं लाहौर में, कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, तो यहां से चेयर्स खरीद के यहां वाली तो यहीं रख ली, लेकिन वो जो दूसरे शहरों में भेज रहे हैं तो उनकी इंटेंडेड वर्किंग कंडीशन वहां यूज करना है, तो वो सारी ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड होगी। इसीलिए एसी अगर 10वें फ्लोर पे यूज करना है तो उसको 10वें फ्लोर तक ले जाना भी जरूरी है, इंटेंडेड वर्किंग कंडीशन। तो इंटेंडेड वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए सारे जरूरी खर्चे कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं।
अच्छा, इस लिस्ट में एक लास्ट आइटम लिखें, ये आपको समझ आएगी FAR 2 में, अभी बस सिर्फ रट्टा है। ये FAR 2 है, अभी सिर्फ रट्टा है। प्रेजेंट वैल्यू, ये जो अगली आइटम बता रहा हूं, ये अभी FAR 1 में सिर्फ रट्टा है, समझ इसकी FAR 2 में आएगी जाके। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, 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 डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट, डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। और इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल हो सकती है, वो कहलाती है डीकमीशनिंग कॉस्ट। डीकमीशनिंग, कमीशन होती है ना, उससे पहले डी लगा दें, DE, और आगे इंग लगा दें, डीकमीशनिंग, ये एक ही बात है। इसी डिसमेंटलिंग को डीकमीशनिंग भी कह सकते हैं। और इसी तरह ऊपर एक नाम लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन, तो ये जो इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग है, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग, इसको मिला के कमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग दोनों को मिला के कमीशनिंग, कमीशन और इंग, कमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा, अब ये सारी जो लिस्ट है, ये सब क्या चीज है, इन सब को ऐड करके टोटल कॉस्ट बनेगी, प्लांट की, बिल्डिंग की, फर्नीचर की, जो भी है। इसी लिस्ट के हवाले से एक नोट लिख लें, एक एग्जाम नोट कह दें, या इसी लिस्ट के नीचे एक डब्बा बना के एक नोट लिख लें। पहले समझ लें, फिर लिखवाता हूं। हमने एक मशीन खरीदी और इसकी प्राइस 20 मिलियन थी। जिससे खरीदी, हमने उसको कहा कि यार पैसे वैसे हैं नहीं हमारे पास, तो 2 साल बाद देंगे पैसे। उसने कहा कोई मसला ही नहीं यार, तेरा अपना बिजनेस है, कोई बात नहीं, बस देने तुमने 30 मिलियन होंगे फिर। तो हमें ये मशीन ऑफिशियली कितने की पड़ रही है? 30 की। लेकिन ये 30 वाकई ही सिर्फ मशीन की कीमत है, फिर इसमें तो टाइम भी है। तो फिर IAS 16 ये कह रहे हैं कि आप मशीन को 20 का ही समझें, जो ऊपर वाला 10 है ये इंटरेस्ट है, ये फिर इंटरेस्ट है। लिखें नोट, इफ पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस, इफ पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज डेफर्ड, इफ पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, इसका मतलब ये होता है कि जितने अरसे में नॉर्मली लोग पैसे देते हैं, अगर हम उससे ज्यादा का क्रेडिट ले रहे हैं तो यकीनन हम महंगी ले रहे होंगे। तो इफ पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, देन कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट प्राइस, कैश इक्विवेलेंट प्राइस का मतलब होता है कि अभी पैसे देते तो कितने पैसे देते। कैश इक्विवेलेंट प्राइस will be included in cost of asset, will be included in cost of asset, and any excess price, any excess price is recognized एज बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट नाम से समझ आ रहा है, बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एज बोरोइंग कॉस्ट ओवर द पीरियड, बोरोइंग कॉस्ट ओवर द पीरियड। बोरोइंग कॉस्ट मुश्किल लग रहा है तो इंटरेस्ट लिख लें, इंटरेस्ट कॉस्ट ओवर द पीरियड। और इसकी ये मिसाल लिखना चाहें तो लिख लें कि अगर हम वैसे खरीदते तो 20 मिलियन की होती, लेकिन हम एक स्पेशल 2 years पीरियड डिस्काउंट क्रेडिट ले रहे हैं,
इसकी वजह से हमें वो 30 मिलियन का दे रहा है, तो वो जो ऊपर वाला 10 मिलियन है वो इंटरेस्ट है। फिर हाँ जी, नोट लिख लिया। चलें, नोट वाला डब्बा बंद। अब एक लिस्ट बनाते हैं कि जिनको एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करना। इसको एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करना, तो इनको हम कह देते हैं फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। इन आइटम्स को नहीं करना शामिल। अच्छा, इसमें भी कुछ चीजें नाम से पता चल जाएंगी, कुछ मुझे फिर ज्यादा समझानी पड़ेंगी। जी, वो लिखी लाइन। चलें, अब इस लिस्ट में लिखें नंबर 1, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी यानी हम कोई नई फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, तो उसके लिए हो सकता है कोई अखबार में इश्तिहार देना पड़े, कोई फीस वगैरह देनी पड़े, कोई इलाके के लोगों को खाना खिलाना पड़े। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, तो ये प्लांट की कॉस्ट में नहीं ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट लिखें एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल कॉस्ट्स। हम लोग प्लांट लेके आए हैं और उससे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हम लोग अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं कि जर्मनी से इंपोर्टेड प्लांट है और बड़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, तो वो तो प्रोडक्ट बेचने के लिए मशहूरियां कर रहे हैं, प्लांट का थोड़ी ताल्लुक है इससे। तो एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल कॉस्ट्स। अच्छा, हमने नई मशीन खरीदी और हमने सोचा क्या नए वर्कर रखेंगे, इन्हीं लोगों को काम सिखा देते हैं, तो उन लोगों को काम सिखाने पे खर्चा होगा, तो वो मशीन की कॉस्ट में ऐड करें। तो लेकिन काम नहीं सिखाएंगे तो मशीन पे काम कैसे होगा? हाँ जी, भाई मशीन तो पड़ी रहेगी, वो बेचारी यूज कैसे होगी फिर? हैं? ऑपरेशनल कॉस्ट है। अच्छा भाई, हम मशीन खरीद के लाए हैं। अच्छा चले, मिसाल बदल लेता हूं। गाड़ी खरीदी है, वो गाड़ी चलानी नहीं आती किसी को, तो हमने कहा चलो अपने ऑफिस बॉय को ना ड्राइविंग सिखाते हैं, उससे चला लिया करेंगे। तब उसको ड्राइविंग सिखाने का कोर्स ताकि वो गाड़ी चला सके, तो वो गाड़ी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा? नहीं, क्यों? तो हमने तो सारे खर्चे जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हैं वो नहीं ऐड कर रहे हैं। हाँ, मशीन वर्किंग कंडीशन में है, बंदे नहीं है वर्किंग कंडीशन में, तो हम ट्रेन बंदे ले आए, मशीन का थोड़ी कसूर है। तो ट्रेनिंग कॉस्ट ये नहीं होगी एसेट में ऐड। ट्रेनिंग कॉस्ट, अगली मिसाल ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग। अच्छा, एक जगह हमारी फैक्ट्री में एक मशीन इंस्टॉल्ड थी, अब हम सोच रहे हैं ये इलाका छोड़ देते हैं, सेफ नहीं है इलाका, अब हम वहां से फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, तो मशीन को उखाड़ेंगे और फिर नई फैक्ट्री में ले जाके इंस्टॉल कर लेंगे। तो वहां नई फैक्ट्री में जाके मशीन इंस्टॉल करने का खर्चा
मशीन की कॉस्ट में नहीं ऐड होगा? इंस्टॉल करेंगे तो वर्किंग कंडीशन में आएगी ना, वो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में ही थी। तो हम अगर जगह बदल रहे हैं तो एसिड का इसमें क्या कसूर है? इसको कहते हैं रीलोकेशन कॉस्ट। रीलोकेशन कॉस्ट। क्या मतलब पूरा सेपरेट? हाँ हाँ, फिर भी पहले मशीन थी वर्किंग कंडीशन में, अब हम उसको सारे पुर्जे तोड़े वहां जाके दोबारा लगाएं तो इसको भी रीलोकेशन ही कह रहे हैं। पहले थी ना वर्किंग कंडीशन में। सब एक्सपेंस, सारा एक्सपेंस। तो रीलोकेशन कॉस्ट यानी ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में मौजूद एसिड को शिफ्ट करना, तो उसके सारे खर्चे एसिड की कॉस्ट में नहीं होने ऐड। तो क्या करेंगे उन खर्चों का? वो एक्सपेंस बनेंगे। अच्छा, अब यहां पर ना एक चीज आपकी कॉमन सेंस पे डालते हैं। जब मैं कह रहा हूं रीलोकेशन कॉस्ट, तो इसमें बात हो रही है उस एसिड की जो हमारे ही पास हमारी एक फैक्ट्री में था, वहां से हम शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हमने किसी से यूज्ड मशीन खरीदी होती और वो कहता आए उखाड़ के ले जाएं, तो अब हम उस मशीन को उखाड़ने का खर्चा, फिर उसको लेके अपनी फैक्ट्री में लाने का खर्चा, फिर इंस्टॉलेशन का खर्चा, वो सब होगा ऐड। वो तो हम एसिड ही अब ले रहे हैं, तो वो रीलोकेशन कॉस्ट नहीं है। रीलोकेशन कॉस्ट है हमारे ही पास वर्किंग कंडीशन में था। अच्छा, जिस फैक्ट्री में मशीन लग रही है 6 महीने लगेंगे, तो उस 6 महीने के फैक्ट्री का रेंट, लोगों की तनख्वाह, फैक्ट्री के बिजली का बिल, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह, सारे के सारे खर्चे 6 महीने के प्लांट में डाल दें। क्यों? 6 महीने लग रहे हैं प्लांट को वर्किंग कंडीशन में आने में, तो जिस फैक्ट्री में हम एक नई मशीन ला रहे हैं उस फैक्ट्री के सारे रेगुलर खर्चे भी मशीन की कॉस्ट में डाल दें। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो फैक्ट्री के रेगुलर खर्चे हैं, वो तो पहले भी हो रहे हैं। मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए थोड़ी वो खर्चे हो रहे हैं। तो इसके लिए टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स। है जी? समझाऊं या अंग्रेजी दोबारा बताऊं? समझाऊं। फैक्ट्री में ऑलरेडी काम चल रहा है, पहले भी 500 मशीनें हैं, हम एक नई मशीन और ला रहे हैं। अब नई मशीन फैक्ट्री में किसी एक कोने में हम इंस्टॉल करेंगे, उसको इंस्टॉल करने में 6 महीने लग जाएंगे, तो फैक्ट्री के सारे रेगुलर खर्चे उन 6 महीनों के उस मशीन की कॉस्ट में डाल दें? नहीं ना, ये उनको कहा है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड्स। तो फिर फैक्ट्री, अभी तो फैक्ट्री में फिर रनिंग हो ही नहीं रहा ना, फैक्ट्री में कुछ काम नहीं हो रहा। देखें, अभी फैक्ट्री पूरी नई बन रही है, बिल्डिंग अलग एसेट होगा, उसमें लगने वाली प्लांट एंड मशीनरी अलग एसेट होगा, उसमें लगने वाले एसी अलग, तो ये तो सारे ही एसेट बन रहे हैं। अभी तो कोई जनरल ओवरहेड ही नहीं आ रहे उसमें, अभी तो सारी फैक्ट्री ही बन रही है, उसमें सारे अलग अलग एसेट्स बन रहे हैं। बिल्डिंग अलग एसेट है, प्लांट अलग एसेट है, एसी अलग एसेट है। अच्छा जी, अगली आइटम लिखें। ये पहले समझा देता हूं। अगर हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और हमें पता है कि प्रोडक्ट मार्केट में जगह बनाने में 3 साल तो लेगा ही लेगा, उसके बाद कहीं हिट होगा, तो 3 साल तक हमें लॉस ही होगा। तो वो जो 3 साल का लॉस होगा वो हम प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर दें। क्यों? प्लांट तो वर्किंग कंडीशन में है, हम नहीं प्रोडक्ट बेच पा रहे, तो इसको कह लेते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। हाँ, नहीं नहीं, हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आते ही थोड़ी हिट हो जाएगा, आस्ते आस्ते डिमांड बनने में टाइम लगेगा, तो शुरू में कुछ साल लॉसेस में ही जाते हैं। ये उनकी बात हो रही है, तो उनको नहीं प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर लेना। अच्छा जी, रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये क्या चीज है? वो टैक्सेस ड्यूटीज जो हमें कल को वापस मिल जाने हैं। अगर नॉन रिफंडेबल होते तो वो ऐड वाली लिस्ट में लिखे थे, रिफंडेबल है तो ऐड नहीं करना, इनके लिए ना अलग रिसीवेबल बन रहा होता है। अच्छा, अब आप ना इसी मिसाल के साथ डब्बे में एक नोट लिख लें कि अगर एग्जाम क्वेश्चन में आपको ड्यूटीज टैक्सेस दिए हैं और नाम के साथ रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल नहीं लिखा तो क्या करें? तो इनकम टैक्स को रिफंडेबल लेते हैं
और बाकी सबको नॉन रिफंडेबल देते हैं। टैक्सेस ड्यूटीज के साथ अगर रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल मेंशन्ड नहीं है तो इनकम टैक्स रिफंडेबल और बाकी सारी टैक्सेस ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल। अच्छा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो ईंटें, सीमेंट, बजरी, सरिया, ये सब बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा? हाँ होगा। अच्छा, वो ईंटें ला रहे थे तो मजदूरों की होगी लड़ाई, तो उन्होंने ना ईंटें मारनी शुरू कर दी एक दूसरे को, तो ईंटें टूट गई बहुत सारी, तो बड़ा लड़ाई झगड़ा छुड़ाया, मजदूर भी टूट गए कुछ, तो वो ठीक करने पे, इलाज पे और ईंटें लानी पड़ी, तो ये खर्चा ईंटें ही हैं, जरूरी थी हैं। अच्छा चलें और मिसाल, फिर हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और आर्किटेक्ट पैसे बहुत मांग रहा था, तो छोटे बच्चे की ना ड्राइंग बड़ी अच्छी थी, तो उसी से बनवा लिया उसका डिजाइन, तो वो एक फ्लोर बनाया तो बिल्डिंग गिर गई, तो फिर ख्याल आया तो फिर आर्किटेक्ट को हायर किया, तो अब ये जो सारा इस पे खर्चा हुआ ये बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं। इस तरह के खर्चे जो हमारी अपनी बेवकूफियों की वजह से या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से होते हैं उनको कहते हैं एबनॉर्मल खर्चे, एबनॉर्मल कॉस्ट, उनको नहीं कर देना ऐड। तो लिस्ट में अगली आइटम एबनॉर्मल कॉस्ट्स, और इसकी मिसाल में है जो हमारी गलतियों की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा पड़ गया, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा पड़ गया, ये एबनॉर्मल है, तो इनको कॉस्ट में शामिल नहीं करना। हाँ जी लिखा। अच्छा अगली आइटम, ये भी समझा देता हूं पहले। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, बहुत सारी जगह फैक्ट्री बननी है पूरी, तो अभी ना मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनने हैं, तो अभी काफी सारी जगह खाली पड़ी है, तो वहां पर हमने शेड लगाया, वो शेड वगैरह लगा के तो इर्द गिर्द की फैक्ट्रीज के लिए ना कार पार्किंग की जगह बना दी और उनसे पार्किंग के पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो ये कार पार्किंग की जगह बनाना, मौका मिला था बना ली, पैसे कमाने शुरू कर दिए, तो ये खर्चा और उससे मिलने वाली इनकम बिल्डिंग की कॉस्ट में एडजस्ट कर ले, है तो उसी जगह पे। क्यों नहीं? क्योंकि मौका मिला था, खर्चा करके कमा लिया, बिल्डिंग बनाने का जरूरी खर्चा थोड़ी था, तो इनको कहते हैं इंसिडेंटल आइटम्स। इंसिडेंटल आइटम्स यानी को मौका मिला खर्चा कर लिया, इंसिडेंटल आइटम्स, जिसकी मिसाल आप बिल्कुल ये लिख लेना कि कार पार्किंग, बिल्डिंग बन रही थी और जगह खाली थी, तो कार पार्किंग की जगह बना के इर्द गिर्द के लोगों से पैसे कमाने की शुरू किए, तो ना वो खर्चा ना वो इनकम, बिल्डिंग में से कुछ एडलेस नहीं होना। बिल्डिंग बनाने में काफी अरसा था, तो कुछ खाली जगह कार पार्किंग की जगह बना के इर्द गिर्द की फैक्ट्रीज को सर्विस दी, पैसे कमाए, तो ना वो कार पार्किंग की जगह बनाने का खर्चा और ना उससे आने वाला पैसा, इन दोनों का बिल्डिंग की कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। है जी? अरे बिल्डिंग बेचारी बनी नहीं अभी, तो इंप्रूव कैसे? नहीं बिल्डिंग तो बन ले, वो तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर था। बिल्डिंग बनने के बाद क्या करें? बिल्डिंग बन गई और हमारी बहुत सारी लैंड है, तो उसका बिल्डिंग से क्या ताल्लुक है? अरे लैंड अलग है, बिल्डिंग अलग है। लैंड बहुत सारी है, उसमें से कुछ एरिया में बिल्डिंग बना ली, बाकी ग्राउंड है, गाड़ियां खड़ी हैं, तो सब बिल्डिंग से क्या ताल्लुक है? हाँ जी, इंसिडेंटल आइटम्स। अच्छा, लिस्ट की लास्ट चीज समझ लें, पहले समझाता हूं फिर लिखिएगा। एक कंपनी है, कंपनी ए, इसके ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, डिवीजन हैं बहुत सारे, डिवीजन ए, डिवीजन बी, आप ब्रांच भी कह सकते हैं,
मतलब आप बेशक ब्रांचेस समझ लें, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। चलो ये कौन लिख गया यार, क्या है ये, सी है ये, सी। इस फैक्ट्री में एक प्लांट इंस्टॉल हो रहा था और उस प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए कुछ पार्ट्स चाहिए थे। मार्केट से भी खरीद सकते थे, लेकिन इनके पास वो पार्ट्स फालतू पड़े हुए थे। इन्होंने वो पार्ट्स किसी दौर में खरीदे थे 3 मिलियन के, यानी इनको ये 3 मिलियन के कॉस्ट किए हुए थे, फालतू पड़े थे इनके पास। इन्होंने इस फैक्ट्री वाले को कहा कि हम तुम्हें दे देते हैं पार्ट्स, लेकिन हम तुम्हें ये 3 मिलियन के नहीं 4 मिलियन के देंगे। तो इस फैक्ट्री में जो प्लांट लग रहा था उसमें जो पार्ट्स इस्तेमाल हुए वो 4 मिलियन के इनको कॉस्ट किए, और ये 3 मिलियन की चीज 4 में बेच के खुश हो गए। चलो छोटी छोटी खुशियां की। IS 16 हर फैक्ट्री पे अलग अलग लगना है या पूरे बिजनेस पे लगना है? पूरे बिजनेस पे। तो इस कंपनी ए के लिए इस प्लांट की कॉस्ट में 4 मिलियन ऐड होगा कि 3 मिलियन? 3 मिलियन ऐड होगा, क्योंकि 1 मिलियन इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है ही नहीं। ये जो 1 मिलियन है पूरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो कोई चीज ही नहीं है। यानी इस पूरे बिजनेस में एक कोने से 1 मिलियन निकला, दूसरे कोने में चला गया, तो क्या है? इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मिलियन कुछ भी नहीं है। इस बिजनेस को, पूरे बिजनेस कंपनी एक ही बात कर रहा हूं, ये पार्ट्स कितने कॉस्ट किए हैं? 3 मिलियन ना, 4 तो कुछ है ही नहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस दरमियान वाले 1 मिलियन को इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। ये इनकी अपनी अपनी खुशियां जरूर हो सकती हैं, पूरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ भी नहीं है। तो प्लांट की कॉस्ट में 4 नहीं 3 ऐड होगा, यानी 1 प्लांट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। इसको कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स। इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स। सवाल लिखे। A plant was purchased. A plant was purchased on 1st April 24. Plant was purchased on 1st April 24 at a price of 240 million, payable in 2 annual installments, of 120 each, 120 million each. 240 मिलियन का था ना, हाँ, तो 120 each. Cash equivalent price of this plant was 200 million, 200 million. Plant was delivered on site. On 31st May
24 31 मई 2024। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट इनकर्ड, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट इनकर्ड 15 मिलियन, 15 मिलियन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 8 मिलियन, 8 मिलियन। रिफंडेबल, रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, रिफंडेबल परचेज टैक्सेस 10 मिलियन, 10 मिलियन। नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल परचेज ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल परचेज ड्यूटीज 25 मिलियन, 25 मिलियन। Following costs, following costs were also incurred, following costs were also incurred on installation and testing, installation and testing। अब following cost बता रहा हूं। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क 16 मिलियन, 16 मिलियन। और इस 16 मिलियन के साथ ब्रैकेट में लिखें इंक्लूडिंग 3 मिलियन, 3 मिलियन incurred due to faulty design, 3 मिलियन incurred due to faulty design, डिजाइन फॉल्ट, डिजाइन में फॉल्ट था इसलिए 3 मिलियन और लगा। अच्छा मैंने कहा है इंक्लूडिंग 3 मिलियन, 16 मिलियन में शामिल है। अगली आइटम कौन सी, अगली आइटम क्या चल रहा है? फॉलोइंग कॉस्ट्स वर इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स, सैलरीज एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व्ड, ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व्ड 2 मिलियन पर मंथ, 2 मिलियन पर मंथ। कंसल्टेंट्स फीस, कंसल्टेंट्स फीस 4 मिलियन, 4 मिलियन। अच्छा ये बुलेट पॉइंट्स पूरे हो गए। उसके बाद लिखें इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग टुक 3 months टू कंप्लीट, installation and testing took 3 months to complete। A machine was used, a machine was used during, a machine was used नहीं क्या कहा मैंने, बस इतना ही कहा है ना। अ मशीन वॉज यूज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग फेज, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग फेज फॉर दिस प्लांट, फॉर दिस प्लांट। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन,
एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन इज 16 मिलियन, 16 मिलियन, 16 मिलियन। इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड है, प्लांट की इनिशियल टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड है आपसे। हाँ जी, पता नहीं, देखता हूं। परचेज कॉस्ट में क्या लूं, 240 के 200? 200, 240 दी 200। आगे साइट प्रिपरेशन कितनी, 15। आगे ट्रांसपोर्टेशन 8 मिलियन। नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज 25। आगे सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, लेकिन इसमें से 16 में से 3 छोड़ देना है, देना। कंसल्टेंट के पैसे हैं कितने, 4। ये तो मैंने 4 मिलियन पर मंथ नहीं कहा, ये तो बस 4 मिलियन का है।
फिर सैलरीज वेजेस हैं, ये पर मंथ कहीं है मैंने 2 इंटू 3 महीने 6। और जो हमने मशीन यूज करनी है जिसकी साल की डेप्रिसिएशन है 16 मिलियन, उसमें से 3 महीने यहां इस्तेमाल होना है इसने 4 मिलियन। और बस 2 7 1 नहीं है, नहीं जी। इस लिस्ट में क्या शामिल किया क्या नहीं किया, इस पे एतराज परेशानी? चल ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।